दोस्तों, डिफेंस करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें या फिर भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अपडेट ये है कि भारत ने अब प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने स्टार्ट कर दिए हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स। जी हाँ, हमारा देश जो है वो आने वाले साल में कुछ थिएटर कमांड्स क्रिएट करने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद थिएटर कमांड का मीनिंग ना पता हो कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। थिएटर कमांड का मतलब ये थोड़ी है कि थिएटर्स क्रिएट किए जाएंगे और मिलिट्री वाले लोग जो हैं वो वहां पर जाकर फिल्में देखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। थिएटर कमांड का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों मिलकर एक यूनिट बन जाए, राइट, एक सिंगल फाइटिंग मशीन बन जाए, उस चीज को कहते हैं थिएटर कमांड। थिएटर कमांड को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कई जगहों पर, कई देशों में इसको मिलिट्री थिएटर कमांड कहा जाता है, कई जगहों पर इसको थिएटर लेवल कमांड भी कहा जाता है। इसका सेम मतलब होता है, आप इसको थिएटर कमांड भी कह सकते हैं, राइट। तो बेसिक मतलब क्या है कि जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिल जाएगी, एक यूनिट के तौर पर काम करेगी, सिंगल फाइटिंग मशीन के तौर पर जहां पर काम करेगी, तो उस चीज को हम कहते हैं थिएटर कमांड। अब थिएटर कमांड का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों भारत सरकार या फिर कोई भी देश जो है वो थिएटर कमांड क्रिएट करता है। अलग अलग देशों के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के चैलेंजेस जो हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन थिएटर कमांड का जो लक्ष्य होता है, पर्पस होता है, वो यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन या फिर एक क्षेत्र के मिलिट्री चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर किसी देश की जो मिलिट्री है उसको कोई मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं, चाहे वो डिफेंसिव ऑपरेशन हो, चाहे वो ऑफेंसिव हो। डिफेंसिव यानी कि अगर कोई आप पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है तो आप कैसे अपना डिफेंस तैयार करते हैं, या फिर आपको किसी देश पर अटैक करना है तो आप कैसे वो ऑफेंसिव मिशन कंडक्ट करेंगे। तो इस प्रकार की जो भी नेसेसिटी है किसी भी देश की, तो वहां पर जो भी मिलिट्री एसेट्स हैं, आर्मी के जो भी एसेट्स हैं, नेवी के जो भी एसेट्स हैं, एयरफोर्स के जो भी प्लेन्स, फाइटर जेट्स एक्सेट्रा जो भी हैं, तो ये सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से हो कि ये सारे मिलिट्री रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन यानी कि 100% उसका हम इस्तेमाल कर सके, बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। उस चीज़ के लिए ये इंटीग्रेशन किया जाता है और इसको कहते हैं थिएटर कमांड, और ये होता है थिएटर कमांड का मेन पर्पस। थिएटर कमांड के की बेनिफिट्स क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की ही अगर हम बात करें तो भारत का मिलिट्री एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डायनामिक भी हो चुका है। काफ़ी एक नया एनवायरनमेंट जो है वो हम फेस कर रहे हैं। एक तरफ चाइना है जो हमारे साथ बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। एक लंबे समय से पाकिस्तान जो है उसने भी हमारे साथ बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव किया है। प्रॉक्सी वॉर, आतंकवादियों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें लंबे समय से पाकिस्तान करते आया है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारे देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको चाइना का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो एक लंबे समय से मिला है। तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट भी एक लंबे समय से चेंज हुआ। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि किस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिले हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 15 और 16 जून 2023 जो हैं ये 3rd एनिवर्सरी थी गलवान क्लैश की। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मिलिट्री एनवायरनमेंट है, इसमें ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर फेस करना पड़े। 2 फ्रंट वॉर का मतलब ये है कि पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है और चाइना वाला जो फ्रंट है, ये दोनों तरफ से हमारे ऊपर एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक पाकिस्तान और चाइना जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी बेस्ट तैयारी होनी चाहिए, इज़न्ट इट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मिलिट्री एनवायरनमेंट है, इसमें हम हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट कर सकें,
कोई भी चैलेंज अगर हमारे सामने आता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम डील कर सके। कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन करना है तो वो भी हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सके, ताकि मैक्सिमम डैमेज और जो भी उस पर्टिकुलर मिशन की रिक्वायरमेंट है या फिर जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम हासिल कर सकें। तो थिएटर कमांड से आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इसी के साथ साथ जो क्षेत्र की सिचुएशनल अवेयरनेस है उस पर और ज़्यादा अच्छी ग्रिप आती है, और जो भी हम मिशंस कंडक्ट करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस आर द की बेनिफिट्स ऑफ थिएटर कमांड। ये मुख्य फ़ायदे हैं थिएटर कमांड के। थिएटर कमांड जो है उसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हमारी जो मिलिट्री है इसको हम एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरी में तब्दील कर सके, और वो भी कम से कम खर्च में हम ये चीज़ करें। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। एक लंबे समय से हमारे देश में ये थिएटर कमांड्स को लेकर डिस्कशन चल रही थी। आर्मी जो थी उसकी कुछ अपनी कंसर्न्स थी, उनकी कुछ चिंताएं थी जो सरकार के साथ आर्मी ने व्यक्त की। सेम थिंग गोज विथ नेवी। एयरफोर्स की भी अपनी कुछ चिंताएं थी। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के बहुत सारे जो चीफ्स थे, रिटायर्ड चीफ्स थे, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स जो हैं उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम जिस प्रकार का जो पुराना एक प्लान था थिएटर कमांड क्रिएट करने का, तो इस प्रकार का अगर प्लान करेंगे तो एयरफोर्स की जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी। क्योंकि एयरफोर्स का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर आपको ऑफेंसिव स्ट्राइक्स करनी है, ऑफेंसिव मिशंस कंडक्ट करने हैं, तो सबसे तेज़ी से अगर कोई ब्रांच कर सकती है तो दैट इज़ एयरफोर्स। तो अगर थिएटर कमांड आ जाएगा तो फिर एक नई हायरार्की जो है वो क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारे परमिशंस के लेयर्स हो जाएंगे, और ये जो एक सरप्राइज एलिमेंट है एयरफोर्स का वो चला जाएगा। ऐसे कुछ कंसर्न्स जो थे वो एयरफोर्स के एक्स जो चीफ थे उन्होंने एक्सप्रेस किए थे। तो बेसिकली कंसेंसस नहीं था, एक सहमति जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की नहीं थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक लंबे समय से ये चीज़ मानी है कि थिएटर कमांड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो पुराना प्लान था उस हिसाब से इनको वो परफेक्टली फिट नहीं लग रहा था। फिर सरकार ने जो ओरिजिनल प्लान था उसमें बहुत सारे चेंजेस कंडक्ट किए, और अब सिचुएशन ये हुई है, एक अच्छी सिचुएशन ये हुई है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जो हैं दे आर ऑन बोर्ड। तीनों के बीच में कंसेंसस बिल्डअप हुआ है कि नहीं, अब हम थिएटर कमांड की तरफ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। भारत जो है ये 3 थिएटर कमांड्स क्रिएट करना चाहता है। होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर, राइट, 2024 के एंड से पहले भारत के पास 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो थिएटर कमांड्स हैं इनको हेड करेंगे सीनियर 3 स्टार जनरल्स। ये लेफ्टिनेंट जनरल्स हो सकते हैं, एयर मार्शल्स हो सकते हैं, वाइस एडमिरल हो सकते हैं। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो किए जाएंगे। तो 3 थिएटर कमांड्स बाय द एंड ऑफ 2024 भारत के पास आ जाएंगे, और इस चीज़ को लेकर जो जॉइंटनेस है, इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन का काम जो है वो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार का प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन टुडेज डिस्कशन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो हैं वो किस लोकेशन पर या फिर किन लोकेशंस पर इनको बनाया जाएगा। तो नंबर 1 इज ऑफ कोर्स चाइना का जो थ्रेट है। तो ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं हमारी, तो यहाँ पर लद्दाख हैं, दिस इज़ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे जो टोटल आप समझ लीजिए 5 राज्य हैं। टेक्निकली स्पीकिंग लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी है। तो ये हमारे 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी का ये पूरा क्षेत्र जो है उसको ध्यान में रखते हुए एक थिएटर कमांड चाइना स्पेसिफिक बनाया जाएगा। दूसरा ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा, इट विल बी पाकिस्तान बेस्ड इन द सेंस कि पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न फ्रंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिएटर कमांड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, देन वी हैव पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को ध्यान में रखते हुए सेकंड थिएटर कमांड क्रिएट किया जाएगा। थर्ड वाला आई एम श्योर आपने शायद गेस नहीं किया होगा। लेट मी सरप्राइज यू।
एक मैरीटाइम कमांड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा जो पोर्शन है, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। ये वाला भी पेनिनसुलर, ये पर्टिकुलरली ये वाला पोर्शन जो है वो आता है उसमें पेनिनसुलर में। तो आप समझ लीजिए कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर सिर्फ इस क्षेत्र को नहीं, मेजर जो फोकस होगा वो होगा इंडियन ओशियन रीजन पर, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो अफ्रीकन साइड और ख़ास करके ये वाला जो बे ऑफ बंगाल है, तो इस क्षेत्र में चाइना की जो मेरीटाइम एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है जिबूटी, वहाँ पर चाइना ने अपना नेवल बेस भी बनाया, एक मिलिट्री बेस बनाया है, और चाइना का ये पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है। तो इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर रहती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी अरेबियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो पेनिनसुलर इंडिया को ध्यान में रखते हुए 3rd थिएटर कमांड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। एयर डिफेंस कमांड का एक प्रपोजल था कि एक अलग से एयर डिफेंस कमांड जो है वो क्रिएट किया जाए, लेकिन अब इस प्लान को रिजेक्ट किया गया है। और अच्छी बात है कि इस प्लान को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि एयरफोर्स ने भी, इंडियन एयरफोर्स ने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था। एयरफोर्स जो है वो इसके खिलाफ थी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि एक एयर डिफेंस कमांड जो होता है, अगर ये स्टैंड एलोन है, एक इंडिपेंडेंट है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है हमारे देश के लिए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। वी ऑल नो कि बालाकोट की स्ट्राइक जो है, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो भारत ने की थी, तो इट वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, राइट। सारे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान जो था वो जनरली एयरफोर्स के ऊपर था। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अकेले एयरफोर्स जो है उसने ये ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लेवल पर हमारी जो नेवी है उसने बहुत सारा डेटा जो है वो एयरफोर्स के साथ शेयर किया था। हमारी जो आर्मी है, उनके जवान और उनकी जो टीम्स हैं वो भी ग्राउंड लेवल पर बहुत सारा काम कर रही थी। तो ये एयर स्ट्राइक्स जब भी कंडक्ट की जाती हैं, तो भले ही सबसे विजुअली हमें कोई चीज़ दिखती है तो दैट इज़ अवर फाइटर जेट्स, लेकिन यस, फाइटर जेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल का जो सपोर्ट है उसके बिना फाइटर जेट्स जो है वो उतना एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशंस नहीं कर पाते। तो एक अलग लेवल से या फिर एक इंडिपेंडेंट या फिर स्टैंड एलोन एडीसी बनाने की जो बात थी, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी हमारे एयर डिफेंस या फिर एयर ऑफेंसिव मिशंस होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इनको आइसोलेशन में कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स जो है वो इस बात को रिजेक्ट कर रही थी, और अच्छा हुआ कि ये एडीसी का प्लान जो है वो अब जंक्ट कर दिया है, इसको आउट ऑफ विंडो डाल दिया है, अब वो टेबल पर नहीं है। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये भी है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास या फिर हमारे देश के पास बहुत ही लिमिटेड एयर एसेट्स हैं। हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। अब आज हमारे पास 31 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, तो टोटल हमारे पास जो स्क्वाड्रन है उसमें एक ज़बरदस्त कमी है। तो अगर हम ये लिमिटेड एयर एसेट्स को अगर एक जगह पर या फिर कुछ लिमिटेड जगहों पर अगर हम स्थापित कर दे, तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एयरफोर्स की चली जाएगी। तो अब ये तय किया गया है कि ये जो नए थिएटर कमांड होंगे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी एयर एसेट्स हैं, ये सारी की सारी एयर एसेट्स जो हैं ये थिएटर कमांड्स पर नहीं भेजी जाएगी। इनफैक्ट एक बहुत ही कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन जो है वो निकाला है, एंड इट इज़ दैट कि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी, लेट्स से कि चाइना वाले फ्रंट पर हमें एयरफोर्स की ज़रूरत है, तो हमारी बहुत सारी एयर एसेट्स जो हैं वो चाइना वाला जो थिएटर कमांड होगा वहाँ पर शिफ्ट की जाएगी। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पर हमें एयर एसेट्स की ज़रूरत है, तो फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि परमानेंटली ये जो एयर एसेट्स हैं वो इंडिविजुअल थिएटर कमांड्स को दी जाएगी। तो जिस प्रकार से नेसेसिटी होगी उस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। तो ये थी थिएटर कमांड के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब इसकी प्रोसेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो भारत ने उठाए हैं। हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब जो हैं, जब उनको सीडीएस अपॉइंट किया गया तब से भारत जो है वो थिएटर कमांड के क्रिएशन पर काम कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2021 की बात है, पूरा देश जानता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे सीडीएस साहब जो हैं उनका निधन हो गया। उसके बाद ये थिएटर कमांड का काम जो है वो स्टॉप हो गया था, ये बंद हो गया था। फिर सितंबर 2022 में भारत सरकार ने जनरल अनिल चौहान साहब को नया सीडीएस अपॉइंट किया। ही इज़ द सेकंड सीडीएस ऑफ आवर कंट्री, और उसके
कुछ समय के बाद मार्च 2023 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल। और उसके बाद ये जो थिएटर कमांड का जो प्रपोज है, इस पर काम करना जो है वो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया। अब एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इस बॉटम अप अप्रोच में ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हैं, ये तीनों के बीच में एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी क्रिएट हो। तो इस चीज़ को लेकर क्रॉस स्टाफिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ बॉर्डर फिल्म, आपने देखी होगी, आई एम श्योर। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के बीच में एक डिस्कशन होती है। जैकी श्रॉफ एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं, तो ही सेइंग, मजाक में ही बात करते हैं, लेकिन ही सेइंग कि एयरफोर्स सुपीरियर हैं। सनी देओल कहते हैं कि आर्मी सुपीरियर है, एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन और ज़्यादा इंटीग्रेशन हो और ज़्यादा स्पिरिट ऑफ यूनिटी हो, इस चीज़ को लेकर क्रॉस स्टाफिंग की शुरुआत कर दी है। क्रॉस स्टाफिंग में सरकार ने 102 ऑफिसर्स, इसमें 40 आर्मी के ऑफिसर्स, 32 एयरफोर्स के ऑफिसर्स और 30 नेवी के ऑफिसर्स जो हैं, उनको अलग अलग सर्विसेज में पोस्ट दी है। तो कुछ मेजर्स जो हैं, कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल्स जो हैं, तो इनकी अलग अलग सर्विसेज में, कोई आर्मी के ऑफिसर जो हैं तो कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को नेवी में, कुछ को इंडियन एयरफोर्स में, कुछ इंडियन एयरफोर्स के जो हैं उनको आर्मी में और नेवी में, इस प्रकार की क्रॉस स्टाफिंग जो है वो कंडक्ट की गई है। डिफेंस सोर्सेज का ये भी कहना है कि क्रॉस स्टाफिंग जो है, ये अलग अलग जो कॉमन चीज़ें यूज़ होती है तीनों सर्विसेज के बीच में, जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और दूसरी ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, कॉमन चीज़ें, तो उनमें अभी क्रॉस स्टाफिंग की है ताकि जो इंटीग्रेशन हो वो थोड़ा ईजी हो जाए। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है कि जो आर्मी और नेवी की आर्मी के जो कुछ यूनिट्स हैं और नेवी की कुछ वॉरशिप्स हैं, तो वहाँ पर विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर्स जो हैं, तो उनका क्रॉस स्टाफिंग किया है। इसी के साथ साथ एक क्रॉस या फिर कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जिनको ACRs कहते हैं, तो ये भी करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जो जितने भी 2 और 3 स्टार जनरल्स हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के, तो उनका एक कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो बनेगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स पर भी ये इंटीग्रेशन का काम जो है वो सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट की जो चीज़ें होती हैं, कुछ दूसरे ऑपरेशंस और कम्युनिकेशन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में सरकार ने क्रॉस स्टाफिंग या फिर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो दिस आर सम प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिएटर कमांड। छोटे छोटे स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स सरकार ने लेना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, एक इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी अबाउट थिएटर कमांड। डू लेट मी नो कि आज की डिस्कशन से आपको कितना फायदा हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट। आई विल सी यू सून। यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। दिस इज प्रशांत मावानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।